बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये 5वां वीडियो आपके लिए। पिछले 4 वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है, आई होप आप उसको देखे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। इस पांचवें वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ह्यूमन बॉडी पे क्या है असर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन चर्चा करेंगे। एमआरआई क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ डिटेल में। और साथ में फिर डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल मोटर में और हमारे नॉर्मल मोटर में क्या फर्क है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। और आप लोगों से अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारा हर एक वीडियो पहुंच सके और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसका लाभ ले सकें। सो लेट अस स्टार्ट। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, यानी इसका फायदा। सबसे पहले ये बात करें कि भाई हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के अंदर मैग्नेट होता है क्या? इंसान के अंदर मैग्नेटिज्म यस होता है जेंटलमैन। हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। बोला सर हमारे ह्यूमन बॉडी में कहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? यस, फ्लो करता है जेंटलमैन। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल नर्व सिस्टम है, नर्व्स हैं, उन नर्व्स के थ्रू आयोनिक करंट फ्लो करता है। चार्ज के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में करंट का फ्लो होता है। और करंट का जब फ्लो होगा तो आपको पता है करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिज्म का निर्माण तो होगा ही होगा, मैग्नेट तो बनेगा ही बनेगा। राइट, अब सवाल ये उठता है कि भाई करंट का फ्लो होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो, हम अब किसी चीज को टच कर रहे हैं, सपोज वी आर टचिंग एनीथिंग, तो आवर मसल्स विल गेट द इंपल्स ऑफ चार्ज। राइट, हमारे मसल्स को क्या मिलेगा? इंपल्स मिलेगा चार्ज का आयोनिक फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे नर्व सिस्टम में, हमारे नर्व्स के अंदर आयोनिक करंट का फ्लो होगा। आयोनिक करंट याद रखना, ये हालांकि बहुत ही माइनर होता है, लेकिन डजंट मैटर। माइनर भी तो क्या हुआ, करंट तो फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो अगर हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेट का निर्माण हो रहा होगा। राइट, याद रखने वाली बात यह है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेट का निर्माण होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, वेरी वीक, क्योंकि करंट का जो फ्लो हो रहा है आयोनिक फॉर्म में हो रहा है, बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैग्नेट तो बनेगा। मैग्नेट जो बनेगा, याद रखना है कि जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1 बिलियंथ हिस्सा, यानी 1 बिलियंथ, उसे 1 बिलियंथ टाइम डिवाइड कर दे, उतना छोटा हिस्सा के बराबर का मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी के अंदर बनता है। इसी कॉन्सेप्ट को कि हम इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है हमारे अंदर, आयोनिक करंट जिसे कहते हैं, आयोनिक करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिज्म का निर्माण होता है, इसी बेसिस को लेकर के मेडिकल साइंस में एमआरआई कॉन्सेप्ट आया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्या किया गया भाई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में? तो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स को इमेज लिया गया मशीन्स के द्वारा। राइट, किस कॉन्सेप्ट को लेकर के? मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो अब इसका फायदा क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स को देखने का जो हमारे पास सुविधा हुआ, उससे डॉक्टरों को काफी ज्यादा सहूलियत मिल गई। जरा सोचिए, आपके बॉडी के अंदर हम झांक कर देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा टेक्निक आ जाए जिस टेक्निक के द्वारा शरीर के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, हर हिस्से का, हर सेल्स का हम इमेज ले सके, तो हम बड़े अच्छे तरीके से आपका इलाज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर का पेशेंट है, उसके शरीर में कहीं पे कैंसर है, नॉर्मल तरीके से बाहर से देखा जाए पता चलेगा कि कहां पे कैंसर है? नहीं चल सकता है। लेकिन एमआरआई, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, जो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे कि हमारे शरीर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है आयोनिक करंट के फ्लो होने की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अंदर के पार्ट्स का जब इमेज लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शरीर के किस पार्ट में, कहां पे, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे कैंसर है, और अगर ये पता लग गया तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, याद रखना है कि जिस तरीके से किसी तार में करंट का फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर आयोनिक करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेट का निर्माण होता है।
ऑफ कोर्स ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होता है। राइट, क्लियर है? तो यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब जो मेन मुद्दा है आज के टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? मोटर यानी मोटर, चलने वाला, मूव करने वाला। जो मूव करता है उसे क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, मतलब हम करंट देंगे, हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक देंगे, करंट देंगे, और मैकेनिकल जो डिवाइस है उसमें मूवमेंट होगी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते। तो सबसे पहले यही समझना है कि इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। याद रखो, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल को कहां प्लेस कर देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। अब जब इस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं तो हमने पढ़ा है पीछे, क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट, मैकेनिकल फोर्स। यहां पे भी यही होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या प्लेस कर दिया? रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस कर दिया, और रेक्टेंगुलर कॉइल में हम क्या देने वाले हैं? करंट। करंट देने की वजह से अब क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दैट फोर्स ये रेक्टेंगुलर कॉइल विल मूव, राइट। और ये जो मूवमेंट होगी वो कंटिन्यूअस मूवमेंट होगी। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए, वो बात की बात है। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि मोटर किस सिद्धांत पे काम करने वाला है कि भाई एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे जिसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, इसके अंदर जब करंट का फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा। मींस यू कैन से दैट हमने क्या दिया? हमने दिया कॉइल को करंट। कॉइल को क्या दिया? करंट दिया। तो कॉइल को करंट दिया जिसकी वजह से हमें क्या मिला? इस कॉइल में लगातार मूवमेंट होने लग गया। इसी के साथ हमने एक रॉड जोड़ दिया, शाफ्ट कहते हैं जिसे। शाफ्ट होता क्या है? सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार रॉड होता है, बेलनाकार रॉड। उस रॉड को हम अपने रेक्टेंगुलर कॉइल के बिल्कुल सेंटर में अटैच करके रखते। तब क्या होगा? जब रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। सो वी आर गेटिंग द मैकेनिकल मूवमेंट, राइट। मोटर में करना क्या है? करंट देना है और मैकेनिकल मूवमेंट लेना है। तो इसी सिद्धांत पे हमारा मोटर बनता है। मोटर किस सिद्धांत पे बनता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करो, करंट दो इसे, जो फोर्स एग्जर्ट होगा उस फोर्स एग्जर्शन की वजह से उसके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट कंटिन्यूअस चाहिए। क्या अरेंजमेंट करेंगे? कंटिन्यूअस मूवमेंट कैसे मिलेगा? इस सब चीज के बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको, राइट। तो ये आपको समझ में आया कि वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है मोटर का। तो अब जरा समझिए कि अगर वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम चर्चा करेंगे आपसे आगे की। इसे मिटा दूं, पहले डिस्कस करेंगे हम आपसे कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस डायग्राम को जरा देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जितने पार्ट्स, इस पार्ट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक परमानेंट मैग्नेट है जिसे हम हॉर्स शू टाइप मैग्नेट कहते हैं। कैसा मैग्नेट कहते हैं? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट है ये। इस परमानेंट मैग्नेट के बिल्कुल सेंटर में, बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल प्लेस किया है। इसका नाम दे दिया ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है? कॉइल है, राइट। किस चीज का बना हुआ कॉइल है? कॉपर का। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ ये कॉइल है। अब इस कॉइल को करंट देना है, राइट। कॉइल को क्या देना है? करंट देना है। तो हमने क्या किया कि कॉइल का कनेक्शन डायरेक्टली बैटरी से नहीं किया, बल्कि इसके साथ एक खास तरह का मैकेनिकल अरेंजमेंट कनेक्ट किया है। ये जो देख रहे हो, ये 2 हाफ सर्कल टाइप का प्लेसमेंट, ये जो दिख रहा है ये कहलाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब बटा हुआ रिंग। रिंग तो कैसा होता है? पूरा गोल। लेकिन इसको अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो क्या कहलाएगा? ये स्प्लिट रिंग। मतलब ऐसा रिंग जिसको बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब ये जो आपका कॉपर का कॉइल है, इस कॉपर कॉइल का एक एंड
जैसे ये वाला एंड देख लो, एक स्प्लिट रिंग के हाफ हिस्से से परमानेंटली सोल्डर कर दिया जाएगा और दूसरा वाला ये एंड दूसरे हिस्से से। यानी यूं कह लो कि अगर ये स्प्लिट रिंग को हम लोग नाम दिए x और इसको नाम दे रहे y, तो x से हमने AB वाले एंड को और y से हमने CD वाले एंड को परमानेंटली सोल्डर कर दिया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगा। बोला सर स्प्लिट रिंग लगा किस ले रहे हो? बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना जान लो कि हम लोग अपने इस कॉइल में AB में, अभी AB में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहते हैं, लेकिन जब रोटेट होकर के AB के जगह पे DC आ जाएगा तो अब DC में करंट हम इस तरह से फ्लो कराना चाहेंगे। अभी DC में करंट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि इस स्प्लिट रिंग का हम यूटिलाइजेशन क्या करने वाले हैं? हम अपने कॉइल के अंदर करंट के डायरेक्शन को लगातार बदलने के लिए इस्तेमाल करने। हर हाफ साइकिल के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन बदलना होगा। क्यों बदलना होगा चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद बदलना है और इसी के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल। तो फिर से स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है? स्प्लिट रिंग का फंक्शन है कॉइल के अंदर करंट के डायरेक्शन को हर हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद बदल देना। इज इट क्लियर? ओके। स्प्लिट रिंग को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं। लोग स्प्लिट रिंग को कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटर, राइट? चाहे मर्जी स्प्लिट रिंग के नाम से बुला लो, कॉम्यूटेटर के नाम से बुला लो, बात एक ही है। कोई भी फंक्शन पूछे, एग्जाम में पूछा जाए, तब भी यही जवाब देना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आवर कॉइल ऑफ द मोटर आफ्टर ईच हाफ साइकिल, आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। क्यों? इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, राइट? अब जरा ध्यान से देखो, अब जो स्प्लिट रिंग है, इस स्प्लिट रिंग को हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि स्प्लिट रिंग से कार्बन के दो ब्रश अटैच कर रहे हैं। एक ब्रश का नाम हमने P दे दिया और दूसरे ब्रश का नाम Q दे दिया। ये दो कार्बन के ब्रश है जो इसके साथ अटैच है, जुड़े हुए परमानेंटली नहीं है, इसके साथ अटैच है। स्प्रिंग लगा करके इसको हम इसकी तरफ फोर्स में, इसकी तरफ से फोर्स में लगा के रखते हैं, दबा के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो दो कार्बन के ब्रश हैं, इन्हें हम कार्बन स्ट्रिप या कार्बन ब्रश कहते हैं। ये दोनों ब्रश X और Y को, P जो है X को और Q जो है अभी Y को टच कर रहा है। ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा स्प्लिट रिंग है, ये कॉइल के मूवमेंट से ये मूव करेगा, मतलब रोटेट करेगा। मींस यू कैन से दैट कम्यूटेटर रोटेट्स, कम्यूटेटर जो है रोटेट्स करता है विद द रोटेशन ऑफ आवर कॉइल, but carbon brush P and Q, no, it doesn't rotate, it is fixed, it is fixed, अपने जगह पे ये fixed है, याद रहेगा। अब कार्बन ब्रश का काम क्या है जरा समझे। कार्बन ब्रश का काम है कि भाई हमारे स्प्लिट रिंग को करंट प्रोवाइड करना, ताकि कॉइल के थ्रू करंट प्रोवाइड हो सके। Do you know कार्बन इज a good conductor of electricity। कार्बन जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है, इसलिए इसके थ्रू हम करंट देते हैं। अब इस कार्बन स्ट्रिप के साथ हमने P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और Q के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, रास्ते में एक स्विच लगा दिया ताकि जब मर्जी हो मोटर चलाना हो तो स्विच ऑन करें, मोटर बंद करना हो स्विच को ऑफ कर दे, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब क्या होगा जरा समझे, अब समझ में आएगा आपको कि क्यों स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल। अच्छा ध्यान रखो एक चीज, हमने बैटरी का तार डायरेक्टली अगर मान लो इस स्प्लिट रिंग से जोड़ देते और इधर वाला तार इससे, तो क्या होता? तो जब हमारा ये रोटेशन होता किस चीज का? कॉइल का, तो ये हमारा तार भी रोटेट करता और तार का पूरा गुच्छा बन जाता, मतलब ये तार आपस में ट्विस्ट हो जाते। तार को ट्विस्ट नहीं होने देना है, तार ट्विस्ट हो जाए तो मोटर चलेगा कैसे? मोटर नहीं चल पाएगा। तो इसी कारण से हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ा? कार्बन के ब्रश इस्तेमाल करने पड़े जो स्प्लिट रिंग को टच कर रहे हैं, राइट? स्प्लिट रिंग को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट
में हैं, जुड़े हुए परमानेंटली नहीं है। इज इट क्लियर? अब जरा देखिए वर्किंग समझते हैं। कंस्ट्रक्शन तो देख लिया आपने, यानी हमारे मोटर के अंदर पहला पार्ट क्या हुआ? परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट पार्ट इज परमानेंट मैग्नेट। ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट हमने लिया है, परमानेंट मैग्नेट लिया है। चाहो तो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास एक छोटा सा मोटर है, देखो आप, इसे तोड़ा है हमने, तो इसके अंदर देखें तो ये एक ऊपर में मैग्नेट है, ऊपर अगर दिख रहा हो तो आपको, एक ऊपर में यहां मैग्नेट है और एक नीचे में, यानी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, राइट? तो दो मैग्नेट नहीं है, ये हॉर्सू टाइप मैग्नेट है, हॉर्सू टाइप टू मैग्नेट। तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ऊपर वाला इधर नॉर्थ पोल, इधर वाला साउथ पोल। देखो मैं चीजों को टच करके दिखाता हूं, अट्रैक्ट करता है, देख रहे हो? चिपक रहा है, चिपक रहा है। सो दिस इज द मैग्नेट, एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। दूसरा, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। हालांकि हमारे पास ये मोटर रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं है, यहाँ पे तो शाफ्ट के साथ लगा दिया गया है, तो लेकिन कॉइल है, आप देख सकते हैं कि कॉइल है। क्या ये? कॉइल है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट शाफ्ट। शाफ्ट के बारे में मैंने क्या बताया? एक सिलेंड्रिकल रॉड जो हमारे कॉइल के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये देख लो, ये देख रहे हो, ये पार्ट, लंबा वाला पार्ट, ये शाफ्ट है। ये कॉइल के बिल्कुल बीच में, कॉइल के बिल्कुल सेंटर में होता है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? कॉइल और कॉइल के बीच में ये शाफ्ट। तो ये शाफ्ट दिखाया नहीं मैंने डायग्राम में, ये डॉटेड लाइन केवल दिखा दिया है। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन क्या है? शाफ्ट है, राइट? तीसरा पार्ट स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जब ये मूव करेगा तो हर बार करंट का डायरेक्शन बदलना होगा। करंट के डायरेक्शन को बदलने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? स्प्लिट रिंग। कैसे बदलेगा ये डिस्कस करूंगा। अब इसके साथ बैटरी का कनेक्शन जोड़ने के लिए हमने क्या किया इस्तेमाल? कार्बन के 2 ब्रश, क्योंकि डायरेक्टली तार तो जोड़ नहीं सकते थे। डायरेक्टली चार्ज जोड़ेंगे तो ये घूमेगा तो क्या होगा? पूरा तार ट्विस्ट कर जाएगा, मोटर चल ही नहीं पाएगा, राइट? अब उसके बाद और क्या है? मोटर बन गया पूरा। इसके अलावा जो दिखाया है हमने बैटरी, वो एक्सटर्नल पार्ट है, मोटर का पार्ट नहीं है। मोटर का पार्ट उतना ही है, इसके 2 तार निकल गए, एक इधर से तार निकल गए, एक इधर से तार निकल गए। मोटर इतना ही है, मोटर ऊपर का पार्ट। ये 2 तार निकल गए, अब आप बैटरी लगा दो, स्विच लगा दो, राइट? तो ये है हमारा मोटर का कंस्ट्रक्शन। वर्किंग कैसे है जरा समझने की कोशिश करें। वर्किंग के लिए जैसे स्विच को ऑन करेंगे आप, स्विच यहां पे ऑन कर दिया, स्विच के ऑन करते ही क्या होगा? बैटरी के पॉजिटिव से करंट का फ्लो होगा, और ये करंट कहां आएगा? ये करंट आएगा हमारे कार्बन ब्रश पी पे, और जिसकी वजह से अभी जिस पोजीशन पे हमारा है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हमारा रेक्टेंगुलर जो कॉइल है वो कैसे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो जिसकी वजह से एक्स स्प्लिट रिंग जो है उसके साथ हमारा बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा। अब बैटरी का पॉजिटिव एक्स से जुड़ा हुआ है, और एक्स से कौन सा साइड कनेक्टेड है? ए बी। तो ए बी साइड से करंट का फ्लो शुरू हो गया। जरा ध्यान से देखो, करंट किधर जा रहा है? ए से बी की ओर। ए से बी की ओर करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है। फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना है आपको। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को रिकॉल कीजिए। हमने बताया था फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था? बाएं हाथ के 3 उंगलियां, थंब, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर को एक तीसरे से परपेंडिकुलर रख लीजिए। इस स्थिति में सेंटर फिंगर, बीच वाली उंगली करंट, सी फॉर करंट, सेंटर फिंगर करंट को इंडिकेट करता है। 4 फिंगर एफ, एफ फॉर फील्ड, फील्ड कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। तो ये थंब किसको इंडिकेट करता है? मोशन को, यानी फोर्स को। जरा यहां देखिए ध्यान से, करंट का डायरेक्शन ये वाला उंगली ए से बी की ओर, बहुत बढ़िया। ये वाला डायरेक्शन, बोला नहीं सर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ नहीं जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, यानी ऐसे। ये करंट का डायरेक्शन, ये किधर? ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो अंगूठा किसको इंडिकेट कर रहा है? अंगूठा इंडिकेट कर रहा है फोर्स को, यानी इस ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा। कैसे लगेगा? डाउनवर्ड्स, राइट? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ए बी के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। जरा यहां देखिए, सीडी के ऊपर, सीडी के ऊपर देखिए, सीडी में करंट किधर आ रहा है? करंट पास हुआ, इधर से आया करंट, इधर। करंट का डायरेक्शन सी से डी की ओर।
करंट का डायरेक्शन सी से डी की ओर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर। ये ध्यान से देखिए, ये सेंटर फिंगर यानी करंट, ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड सेम नॉर्थ से साउथ। अब अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन, अब अंगूठा किधर है? ऊपर की ओर। अंगूठा किधर है? ऊपर की ओर, यानी सीडी साइड में फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर, यानी इधर नीचे की ओर फोर्स, इधर ऊपर की ओर फोर्स। तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल है मूव कर जाएगा नहीं कर जाएगा? कैसे मूव कर रहा है जरा ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे ये मूव करेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी मूव करेगा। ये मूव करते 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 जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे आएगा, ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ये मूव करते ही जैसे वर्टिकल पोजीशन पे आएगा, ये जो स्प्लिट रिंग का खाली वाला हिस्सा है जहां जुड़ा हुआ नहीं है, ये देख लो, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा सेपरेटर है। दोनों हाफ रिंग को सेपरेट किया हुआ, इंसुलेटेड होता है। ये हिस्सा इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड हिस्सा P और Q से कांटेक्ट में आएगा, यानी उस दौरान जब ये कॉइल वर्टिकली होगा, उस दौरान हमारे बैटरी का करंट ना तो AB में जाएगा ना DCD में जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तब फोर्स लगता है, करंट नहीं तो फोर्स नहीं। ऑफ कोर्स फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मूवमेंट की वजह से, न्यूटन साहब ने कहा था मोमेंटम आ गया है कि भाई जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है, तभी रोटेशन हो रहा है तो वो रोटेट करना चाहेगा ना, ड्यू टू मोमेंटम ये रोटेट कर जाएगा थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करेगा, यानी वर्टिकल से जैसे ही इंक्लाइंड होगा, अगेन अब जो है ये वाला हिस्सा यानी y P के कांटेक्ट में आ जाएगा और x Q के। मतलब ये कि ये वाला साइड DC यहां आ गया और AB यहां आ गया, शिफ्ट कर गया, प्लेस शिफ्ट। अब जरा देखो करंट का डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं? अभी तक AB में करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा था और CD में C से D की ओर। अब जैसे इधर आ गया, अब करंट का डायरेक्शन CD में कैसे जाएगा? D से C की ओर, और AB में B से A की ओर। करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो याद रखना है, यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो स्प्लिट रिंग है, जो कम्यूटेटर है, उसका काम है हर हाफ साइकिल के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद कॉइल के अंदर करंट के डायरेक्शन को बदल देना। यानी अभी AB में जो करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ था, अब किधर से हो जाएगा? B से A की ओर। जो CD में करंट का डायरेक्शन C से D की ओर था, अब किधर से हो जाएगा? D से C की ओर। यानी जो साइड हमारे इस मैग्नेट के नॉर्थ साइड में आएगा, उसमें करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर, नीचे से ऊपर। और जो साउथ की तरफ, इधर। यानी हर बार इधर वाले पे करंट फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड्स और इधर वाले पे अपवर्ड्स, और लगातार एक ही डायरेक्शन में हमारा ये कॉइल मूव करेगा। अब ये कॉइल मूव कर रहा है, तो मैंने अभी दिखाया था आपको कि कॉइल के साथ ही शाफ्ट लगा हुआ है, कॉइल के साथ ही शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये कॉइल पूरा जब मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा, राइट? तो ये शाफ्ट मूव करना, ये जो दिखाया है डॉटेड लाइन, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। कब तक मूव करता रहेगा? मतलब जब तक आप स्विच को ऑन रखे हुए हो, जब तक आपका बैटरी जिंदा है, जब तक करंट का फ्लो हो रहा है। तो दिस इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इज इट क्लियर? लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज ये तो हम इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, वर्किंग कॉन्सेप्ट नॉर्मल मोटर का देख रहे हैं, लेकिन बाजार में जो मोटर अवेलेबल है, कॉमर्शियल मोटर जो अवेलेबल है, ज्यादा पावर वाले जो मोटर अवेलेबल है, उसमें चीजें कुछ अलग होती है। जैसा कि मैंने इस छोटे से मोटर में दिखाया था कि हॉर्स टाइप मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, लेकिन बड़े बड़े मोटर में जो हाई पावर के मैग्नेट मोटर होते हैं, वहां पे इस तरह की चीजें नहीं है। क्या क्या बदलाव होता है ये समझ लीजिए। कॉमर्शियल मोटर में सबसे पहला बदलाव होता है कॉमर्शियल मोटर में कि वहां पे रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल इस्तेमाल नहीं। अच्छा, एक चीज यहां पे और देख लो अच्छे से, फोर्स केवल AB और CD पे ही लग रहा है, BC और AD पे नहीं लग रहा है। व्हाट विल द रीजन बिहाइंड दैट? पूछ सकता है आपसे कोई कि बताओ, आप जो वर्किंग कॉन्सेप्ट बता रहे हो उसमें फोर्स का जिक्र सिर्फ AB और CD पे कर रहे हो कि AB पे डाउनवर्ड्स और CD पे अपवर्ड्स। तो जब CD यहां आ गया तो इस पे डाउनवर्ड्स, इस पे अपवर्ड्स, और क्लॉक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, इस पे और इस पे फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? तो ये ध्यान से देखो, ये जो BC है और जो AD है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में है। और हमने पिछले क्लास में बताया है कि अगर आपका करंट कैरिंग
करिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स जीरो लगता है, याद रखना। मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हमारा करंट करिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। फिर से समझ लो कि भाई बीसी के ऊपर और एडी के ऊपर फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। सो व्हेनेवर द करंट करिंग कंडक्टर इज इन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो फोर्स ऑन इट। इज इट क्लियर? चलिए अब जरा चर्चा कर रहे थे कॉमर्शियल मोटर की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बदलाव कॉमर्शियल मोटर के अंदर जो सबसे पहला बदलाव है ये है कि भाई यहां पे हमने जो रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल बनाया, वहां पे रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल नहीं बनाते, वहां पे हम लोग कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर, और सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर ही कॉइल को लपेटते हैं। अब सॉफ्ट आयरन का कोर लेने के पीछे मकसद क्या है? सेपरेट कॉइल था, वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेटा है। उससे होता क्या है? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। पिछले क्लास में बताया था कि कोर जब सॉफ्ट आयरन का लगा देते हैं हम लोग, तो जब हम लोग कॉइल से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कोर होता है मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का बनता है। तो सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, पहला चीज। किस लिए? ज्यादा तेज ताकत वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ताकि मोटर पावरफुल बन सके। दूसरा चेंज, सेकंड चीज याद रखना कि टर्न्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा टर्न्स लपेटे जाते हैं। टर्न्स ज्यादा लपेटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ का बनेगा। तो दूसरा, टर्न्स बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, अच्छा याद रखना, सॉफ्ट आयरन के ऊपर जब कॉइल को लपेट लेते हैं ना, तो इसको एक नाम से बुलाते हैं, कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर कहते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब हम लोग लपेट लेते हैं कॉइल को, तो उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। याद रखना, एटर पूछ सकता है। टर्न्स बहुत ज्यादा होता है ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो सके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पे जो हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमर्शियल मोटर में ये मैग्नेट नहीं होता। तो सर मैग्नेटिक नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो करंट करिंग कंडक्टर में फोर्स कहां से लगेगा? नो माय डियर फ्रेंड, वहां पे हम परमानेंट मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। बोला सर क्यों परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो फिर से याद करो, हमने बताया था डिफरेंस में परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का नहीं होता। तो जब भी हम ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाना चाहते हैं कॉमर्शियल मोटर में, तो हम लोगों को क्या क्या करना होगा? नंबर 1, हम लोगों को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटना होगा ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन सके। टर्न्स बहुत ज्यादा रखने होंगे ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन सके। इलेक्ट्रोमैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करना होगा ताकि ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बन सके। यानी कुल मिलाकर के मोटर के पावर को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ काम किया जा रहा है। यानी कॉमर्शियल मोटर में चूंकि ज्यादा पावरफुल मोटर चाहिए होता है, इसलिए हमें ये परिवर्तन करना होता है। राइट? तो आई होप दैट इस वीडियो लेक्चर से आपको मोटर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट? साथ में आज छोटा सा डिस्कशन जो हमने किया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है ड्यू टू द आयोनिक करंट फ्लो। आयोनिक करंट फ्लो। राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए। राइट? ताकि हमें उत्साह बढ़े। आज यहीं तक रखेंगे, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए आपके पास। और मैं आपको फिर से यकीन दिला रहा हूं, बार-बार यकीन दिला रहा हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तपस्या द लर्निंग जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज यहीं तक।